अफसोस की बात है, हम लोग कभी पडरायनपुरा में फंस जाते हैं, कभी DG हल्ली KG हल्ली में हम फंस जाते हैं। उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, वो मुद्दों पे एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या था, फिर इस बीच में कौन से नए मुद्दे आए हैं, इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए इस बार की 50 पॉइंट प्रोग्राम की कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें आंगनवाड़ी स्कूल्स को लेके बात हुई, जिसमें आंगनवाड़ी स्कूल्स में पिछली बार ये जो इशू उठाया गया था कि माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज, जो क्लस्टर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उन जगह पे आंगनवाड़ी स्कूल्स बिल्कुल थे नहीं, अगर है भी तो ना के बराबर हैं करके बोल के पिछली बार बातचीत हुई थी। तो इस बार सरकार ने, कर्नाटका सरकार ने ये हम लोगों को इत्तला दी है कि 254 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे, और साइट्स भी ले लिए हैं 254 एरियाज में, जहाँ पे मुसलमानों की या अक़लियतों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आंगनवाड़ी स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उसमें 51 यानी कि 50 पे 51 स्कूल्स PMJV के स्कीम के अंदर कंस्ट्रक्शन होंगे, प्राइम मिनिस्टर जन विकास कार्यक्रम के अंदर कंस्ट्रक्शन होंगे, उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी है। बाकी के 203 स्कूल्स को दबाव बनाने के बाद उन्होंने उसी दिन मीटिंग के अंदर जिला परिषद को और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को आधा आधा करके उन्होंने दिया है, और बोला है कि जो है इस आंगनवाड़ी 203 आंगनवाड़ी स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जब हम लोगों ने दबाव बनाया कि ये स्कूल्स क्या टाइम फ्रेम के अंदर ये स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन होगा करके, तो दबाव बनाने के बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अगले एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के पहले पूरे 253 जो स्कूल्स हैं इसका कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, टीचर्स वहाँ पे अपॉइंट हो जाना चाहिए, और बच्चों का एनरोलमेंट करके वहाँ पर स्कूल स्टार्ट करना चाहिए। उसके अलावा प्राइमरी और हाई स्कूल के बारे में भी बात किए, खासकर उर्दू टीचर्स और उर्दू मीडियम में पढ़ाने के लिए टीचर की जो कमी है उसको लेके पिछले बार भी इशू उठाया गया था। इस बार उसके ऊपर क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है करके बोल के हम लोगों ने जब सवाल उठाया तो उन्होंने जवाब दिया कि 175 उर्दू के टीचर्स को अपॉइंट करने का परमिशन MHRD से उन्होंने पूछा है, 175 टीचर्स वो अपॉइंट करेंगे। और उसके अलावा इनका खुद का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो ये कंडक्ट करते हैं, उसके तहत 90 एलिजिबल टीचर्स थे, और उसमें जो है करीब 60 टीचर्स उन्होंने ऑलरेडी अपॉइंट किए हैं। हम लोगों ने जब सवाल किया कि और 30 टीचर्स क्यों अपॉइंट नहीं किए, तो उन्होंने बोला कि उन डिस्ट्रिक्ट से नहीं थे जहाँ पे डिमांड है टीचर्स की। जब हम लोगों ने बोला कि अगर उन डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी हैं उनको अपॉइंट करके उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे उनको पोस्टिंग किया जाएगा, तो उसको भी उन्होंने माना है। बाद में हम लोगों ने डेटा पूछा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, फार्मेसी में और दूसरे टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस में हमारा कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग को डेटा मांगा है, जो अगली मीटिंग में वो डेटा देंगे। हम लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्यों सिर्फ प्राइमरी स्कूल या आंगनवाड़ी या स्किल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन यहाँ पे होगा। हम लोगों ने हायर एजुकेशन का क्या, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में क्यों मुसलमानों की यानी तो अक़लियतों के जो एडमिशन्स कितने हैं, कौन से डिसिप्लिन में कितने बच्चे जा रहे हैं, इसके डेटा आपके पास क्यों नहीं है करके हम लोग पूछा है। तो अगले मीटिंग में इसका भी डेटा वो इकट्ठा करेंगे और हम लोग को देंगे भी। और हायर एजुकेशन में अक़लियत के बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों कम बच्चे वहाँ पे जाते हैं करके इसके ऊपर स्टडी करने के लिए भी एक टीम बनाने की बात उन्होंने की है। हाउसिंग का मामला आया, हाउसिंग का मामला जब आया तो हम लोगों ने इशू रेज किया कि जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 2 स्कीम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और राजू आवास योजना, इसमें जिस तरह से 15% रिप्रेजेंटेशन या 15% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ के लिए जो कंस्ट्रक्शन होता है घरों का उसमें रखते हैं, उसी तरह से हम लोगों ने डिमांड किया है कि स्टेट के जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उसमें भी जो है 10% से बढ़ा के 15% अक़लियतों को उसमें रिजर्व किया जाए। इसको उन्होंने माना है और बोला कि अगली कैबिनेट मीटिंग में इसको रख के वो पास करवा के यहाँ पे भी 15% करेंगे। और दूसरी बात ये भी थी कि ज़िला परिषद के लेवल पे रूरल एरियाज़ में जो गरीबों के लिए घर बनते हैं, अब उसमें पंचायती वाइज रिजर्वेशन होता है उसमें अक़लियतों को देने के लिए। उसमें हम लोगों ने ये बोला है कि हर पंचायती में मुसलमान या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हर पंचायती में नहीं रहते हैं। उस पंचायती में जहाँ कम तादाद में मुसलमान या क्रिश्चियन रहते हैं वहाँ पे
हाउसिंग स्कीम हो या दूसरे और भी स्कीम्स हो जिसके ऊपर माइनॉरिटीज़ के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए दिया जाता है, उसमें जो बचता है पैसा उसको उन पंचायती में, उसी डिस्ट्रिक्ट में उन पंचायती में लगाया जाए जहाँ पे अक़लियतों की तादाद ज़्यादा है, उसको भी उन्होंने माना है। बाद में हाउसिंग के बारे में ये भी आया कि अगर वक्फ बोर्ड अपना लैंड दे सकती है तो वो हाई राइज बिल्डिंग्स बना के मुसलमानों को ही उसमें रखने के लिए, गरीब मुसलमानों को घर देने के लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाने का काम वो लोग कर सकते हैं करके। तो वक्फ बोर्ड, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो मैंने ये बोला कि अक़लियतों के लिए बहुत सारे स्कीम्स तो हैं, लेकिन हाउसिंग स्कीम्स सेपरेटली ओनली फॉर मुसलमानों के लिए अगर करना है आपको, हम वक्फ बोर्ड के ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जितना हमारे लिटिगेटेड ज़मीन है जहाँ पे एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, उन तमाम एरियाज़ में ये एंक्रोचमेंट हटाएं और वो अपनी थोड़ी सी जगह में वो हाई राइज बिल्डिंग्स बना लें, बाकी की जगह वो वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड के हवाले करें ताकि वक्फ बोर्ड उसमें दूसरी इकनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे कर पाएँ। तो इसके लिए उन्होंने माना है। तो हम लोग अगले वक्फ बोर्ड की मीटिंग में लैंड्स आइडेंटिफाई करके जहाँ जहाँ लिटिगेशन है, जहाँ इंक्रोचमेंट है, वो सरकार को देंगे ताकि वहाँ पे ये हाउसिंग स्कीम अपना इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा ओबीसी सर्टिफिकेट्स की पिछली बार हम लोगों ने बात उठाई थी, इस बार भी बहुत ज़ोर शोर से बात उठाई। खासकर मुसलमानों को जब लोकल टाउन के लेवल पे, विलेज के, गाँव के लेवल पे, खरिया के लेवल पे जब अपने लोग जाते हैं तो उनको 2A सर्टिफिकेट स्टेट में और ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये सर्टिफिकेट्स के लिए जब जाते हैं तो इनको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स पूछा जाता, बार बार घुमाया फिराया जाता, और करप्शन भी इतना ज़्यादा है कि हम लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल नहीं पाते। जब हम लोगों ने एक सुझाव दिया उन लोगों को, खासकर चीफ सेक्रेटरी को, कि अगर एक मुसलमान अफिडेविट लेके जाता, नहीं तो एक माइनॉरिटी का कोई भी बच्चा बच्ची जो है अफिडेविट लेके जाती है और कहती है कि जो वो 2A के अंदर आती है या नहीं तो वो सेंट्रल ओबीसी में आती है, तो एफिडेविट के बेसिस के ऊपर वो उनको 2A का या ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दे, उनको ज़्यादा घुमाए फिराए नहीं। अगर कोई कंप्लेंट आता है कि इसने गलत एफिडेविट दिया तो वो कार्रवाई कर लें। तो इसको उन्होंने माना है और इसको कहा है कि जो है हम एक डायरेक्शन सरकार से दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये 15 पॉइंट प्रोग्राम, जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की कमेटी सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, इसका मैंडेट ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक कमेटी होना चाहिए, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें होना चाहिए, उसके साथ में NGOs और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी होना चाहिए। कुछ ही इसमें देखा गया है कि जब डेटा पूछा गया, जब मीटिंग्स के बारे में पूछा गया, तो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे DCs हैं जो ये मीटिंग रेगुलरली कर रहे हैं। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में ये कमिटीज़ बनाए भी नहीं गए हैं और मीटिंग्स भी नहीं हो रहे। हम लोगों ने उनसे चीफ सेक्रेटरी से बोला है कि अगले मीटिंग तक सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 15 पॉइंट प्रोग्राम के कमिटीज़ बनना चाहिए और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक मीटिंग कम से कम जब तक होना चाहिए ताकि हर 3 महीने में एक मीटिंग हो जाए। तो इस बात को उन्होंने मांगा है। और इसके साथ में पिछले मीटिंग में भी हम लोगों ने ये बात उठाई थी, डेटा पूछा था, इस बार भी हम लोगों ने पूछा है कि माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना है, इसका डेटा हम मांग रहे थे। जो गवर्नमेंट जॉब्स में कितने माइनॉरिटीज़ को अब तक जॉब्स दिए गए हैं टिल डेट, तो इसका कुछ ही डिपार्टमेंट में 2 या 3 डिपार्टमेंट का डेटा था। हम लोगों ने बोला है कि अगली मीटिंग तक सारे डिपार्टमेंट का डेटा हमें चाहिए। अगर कम है तो क्यों कम है, अगर ज़्यादा है तो फिर वो कौन से चैनल से ज़्यादा हो रहे हैं जिससे जो हम जिसको हम और स्ट्रेंथन करें, इसके बारे में स्टडी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में ये बात पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से उठाई थी कि खासकर हमारी कम्युनिटी में, और ये नेशनल लेवल पे भी देखा गया, हमारे स्टेट लेवल पे भी देखा गया है कि हमारे पास ड्रॉप आउट्स बहुत हैं। कुछ लोग प्राइमरी लेवल में स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ हाई स्कूल में, कुछ +2 के लेवल पे, कुछ ग्रेजुएशन तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। ये जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, इनके लिए हम लोगों ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट इनका कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्किल डेवलपमेंट इनका कराएंगे तो उनको छोटे छोटे नौकरियां उनको मिल सकते हैं, या नहीं तो अपना ही कोई छोटा मोटा कारोबार हो करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इनकी लाइवलीहुड के लिए स्किल डेवलपमेंट देना ज़रूरी है करके बोल के हम लोगों ने बोला कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ में आइडेंटिफाई करके उन क्लस्टर्स में एक ITI खोलें, ताकि जो है बच्चा उस ITI को जाने के लिए अट्रैक्ट होके वहाँ जाके पढ़ाई करके 1 साल 1.5 साल 2 साल की पढ़ाई करके वो अपनी एक लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोज़ी के लिए कुछ कर पाए। तो इसमें उन्होंने
68 एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो अगले एक साल में उसको वहाँ पे ITA स्टार्ट करना है। ये क्वार्टर में पिछले 3 महीने में उनका रिपोर्ट ये है कि वो 17 क्लस्टर्स में उन्होंने अभी तक ITA स्टार्ट करे हैं, बाकी के जो है ये अगले एकेडमिक ईयर तक वो स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी बोला है कि ये ट्रेनिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अब बैंक एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस होते हैं, स्टेट में सर्विसेज होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के होते हैं, बाद में टीचर्स के होते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए एंट्रेंस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ तैयारी करवाने के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स मुस्लिम एरियाज़ में या नहीं तो माइनॉरिटी एरियाज़ में खोला जाए करके हम लोगों ने सुझाव दिया है। इसके अलावा मुरारजी देसाई की स्कूल्स की बात हुई है, वहाँ पे कैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो रहा है, कैसा रिसोर्स पर्सन्स नहीं है, कैसा इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स नहीं है, तो वहाँ पे डेटा मांगा गया है कि कितने इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स हैं, कितने रिसोर्स पर्सन्स हैं और क्यों क्वालिटी गिर रहा है करके। उसमें वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि अगले 3 महीने के बाद वो जो मीटिंग होगी उसमें उन्होंने वो रिपोर्ट देने का वादा किया है। उसके साथ में हम लोगों ने ये भी बोला है कि बहुत सारे उर्दू स्कूल्स में, खासकर उर्दू स्कूल्स में, दूसरे स्कूल्स में भी ये प्रॉब्लम है, खासकर उर्दू स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं है, मिड डे मील्स, यहाँ तक मिड डे मील्स का जो मिड डे मील्स का खाना पकाते हैं वो भी जो है किसी क्लासरूम में रख के वो खाना पकाया जाता है। तो इतना सारा जो पैसा खर्चा हो रहा है, ये इसमें जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है एक पाइपलाइन डाल के पीने का पानी उनको सप्लाई करने के लिए। इस पर हम लोगों ने बहुत ज़ोर से हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। हम लोगों ने बोला है कि खासकर कोरोना के टाइम पे जो है हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट्स और पीने का पानी और ये तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ करना करके उन्होंने उसमें माना है कि अलग अलग स्कीम्स के तहत इन तमाम चीज़ों को करके देंगे करके। उसके बाद में नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात थी। जैसा यहाँ पे इशू है ऐसा ही इशू वहाँ पे भी है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का जो लोन देते हैं, इतनी ज़्यादा कोलेट्रल सिक्योरिटी पूछते हैं। वो कोलेट्रल सिक्योरिटी की वजह से ना तो लोन मिलता है, अगर मिलता भी है तो बाद में बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। उसमें हम लोगों ने ये बोला है आप भले 6% इंटरेस्ट पे आप दे दीजिए पैसा, लेकिन पैसा ज़रूर दीजिए ताकि वो अपना कारोबार चला सकें, ताकि अपनी वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी वो कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि वो ये सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे ताकि 6% के तहत कोलेट्रल सिक्योरिटी कम लेके अगर लोन्स दे सकते हैं, ज़्यादा लोगों को लोन देने में आसानी होगी करके। उसके बाद सेडिशन, ये पीस कमेटी की हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के लेके बहुत बहस हुई, बहुत बात हुई। ये तबलीगी जमात के इज्तिमा के बाद में जो माहौल पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, उसी तरह का माहौल कर्नाटका में भी हुआ था। जिस तरह से रूरल एरियाज़ में भी तासुब का माहौल है, पोलराइजेशन जो हुआ था, जो हादसे हुए थे, जो ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट कर करके जो पुलिस जो पीटने का काम की थी, इन तमाम चीज़ों को रेस करने के बाद में, और पिछली बार भी हम सेडिशन का केस, देशद्रोही वाला जो केस लगाने के मामले में जो आवाज़ उठाई थी, उसको इन्होंने इस बार कहा है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कोई सेडिशन का केस किसी भी खिलाफ नहीं लगेगा, यानी कि देशद्रोही का केस किसी के खिलाफ नहीं लगेगा, सरकार का परमिशन उसमें ज़रूरी है। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि रूरल एरियाज़ में भी जो है जितने भी हादसे हुए हैं उसको हम तहकीकात करने की कोशिश करेंगे, और उसमें अगर नीचे के लेवल में कॉन्स्टेबलरी लेवल में अगर कोई दोषी पाए गए तो उनको पनिश करेंगे। हम लोगों ने ये बोला है कि जिस तरह से पीस कमिटीज़ कुछ शहरों में एक्टिव है, उसी तरह से पीस कमिटीज़ इवन ग्राम पंचायत के लेवल पे, ज़िला परिषद के लेवल पे, मंडल पंचायत के लेवल पे और छोटे छोटे शहरों में भी पीस कमिटीज़ बनाया जाए और रेगुलर उसकी मीटिंग्स कराया जाए, ताकि जो है आपस में लोगों में पोलराइजेशन ना हो और तासुब कम हो करके। तो इस बात को उन्होंने माना है और इमीडिएटली इन्होंने बोला है कि ये पीस कमिटीज़ बनाए जाएंगे। और स्कूल्स में भी बहुत सारी जगह मुरारजी देसाई स्कूल्स में जैसे ऑडिटोरियम्स बनाए गए हैं, जैसा दावणगेरे में, बल्लारी में, गदग में, कोप्पड़ में बहुत सारी जगह बनाए गए हैं, उसकी उन्होंने लिस्ट दी। और 119 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वक्फ लैंड्स के ऊपर PMJVK में JVK के तहत अनाउंस किए गए हैं। अब उसमें ये जो कमेटी है, यही कमेटी PMJVK स्कीम्स को भी अप्रूवल देने की कमेटी है। पिछली बार 119 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वक्फ लैंड्स के ऊपर बनाने के लिए, खासकर हॉस्टल्स के लिए दिए थे। इस बार समुदाय भवन्स के लिए और मार्केट सेट्स के लिए भी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स पास करके भेजे हैं, इंशाअल्लाह उसमें भी हो जाएंगे। ये कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर
15 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी इसको बोला जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर की कमेटी है। जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे जो है ख़ासकर अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो हरकतें देश भर में होते थे, अक़लियतों के डेवलपमेंट के लिए, इनके प्रोग्रेस के लिए और इनको इनके इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। और इसका रूटीन हर 3 महीने में स्टेट लेवल पे भी मीटिंग होना है, हर 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होना है। मैं एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मुझे इसमें इनविटेशन मिलता है। मैं मेंबर हूँ इस कमेटी के अंदर, इसमें इनविटेशन मिलता है। मैं जितने भी मुसलमानों के जो रियल इश्यूज़ हैं, जो असल में इश्यूज़ हैं, हमारा रोज़गार, हमारी रोटी, हमारा एजुकेशन, हमारे वफ़ के लैंड्स, हमारे नौकरी, ये तमाम इशू जो हैं, जो असल इशू हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ जो है इन कमिटीज़ में उठाना ज़रूरी है। या तो हम असेंबली में उठाते हैं या पार्लियामेंट में उठाते हैं, या नहीं तो इस कमेटी में उठाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन जो असल इश्यूज़ हैं, सियासतदानों को इन इश्यूज़ पे जो उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, हम लोग कभी पडरैनपुरा में फंस जाते हैं, कभी DG हल्ली KG हल्ली में हम फंस जाते हैं। ये KG हल्ली, DG हल्ली और पडरैनपुरा जैसे इश्यूज से अगर हम बाहर निकलेंगे तो इन तमाम इश्यूज पे हम लोग जो है अपना ध्यान दे सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग गौर फिक्र कर सकते हैं, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसके ऊपर काम करने से ही हमारी कौम आगे बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर काम करने से ही मुसलमान या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, जो पिछले पिछड़े कम्युनिटीज़ हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं तमाम सियासतदानों को, चाहे वो कॉरपोरेशन के लेवल पे हो, ग्राम पंचायत के लेवल पे या पार्लियामेंट के लेवल पे, अपील करता हूँ कि इन छोटे छोटे इश्यूज़ पे हम ध्यान दें ताकि हमारी कम्युनिटी को हम एक रेस्पेक्टेबल लेवल पे हम ले जाके खड़ा करें। शुक्रिया। मीटिंग कब हुई थी? ये मीटिंग पिछले हफ्ते हुई थी। किसके कौन थे? इसमें चीफ सेक्रेटरी इस पे प्रिजाइड करते हैं। सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज इसमें रहते हैं और डायरेक्टर्स इसमें रहते हैं। और इसमें 3 सांसद इसमें रहते हैं, जिसमें जादव जो गुलबर्गा सीट जीते हुए वो थे, और उमेश हमारे उदासी साहब थे, और मैं था। 3 सांसद थे। बाकी के सारे कुछ NGOs के मेंबर्स भी थे, और ज़्यादातर सारे डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज इसमें थे। और हर ऑफिसर इसमें जवाबदेही होता है। हर इशू जो उठाया जाता है उसको अगले 3 महीने की मीटिंग के बाद जो है उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट इस कमेटी के अंदर देना पड़ता है। सर, ये रियासती सतह की कमेटी में है आप या कौमी सतह की कमेटी? सर, ये रियासती सतह की कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी है। सर, आप बहैसियत रुकन या जो भी अरकान हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये डिस्कशन तक रहती है या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में भी आप ओवरसी करते हैं? नहीं, देखिए, ये कमेटी में सवाल पूछा जाता है और सुझाव दिया जाता है। जो इसमें मान लेते हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का रोल हमेशा ब्यूरोक्रेट्स का होता। तो अगली कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट में हम लोग फिर उनसे सवाल पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। हर 3 महीने में एक बार? हर 3 महीने में एक बार, तो साल में 4 बार। जो सारी चीज़ें आपने स्कीम्स बताई सर, कि इनका कोई टाइम लिमिट होता है कि फलां स्कीम को इतने अरसे में जो है मुकम्मल कर दिया जाना चाहिए, कि कोई टेंटेटिव शेड्यूल होता है? नहीं, हर स्कीम के लिए जो है टाइम फ्रेम होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन बाशर्त इसमें यह है कि इसको रिव्यू करने के लिए, इसको पूछने के लिए, सवाल खड़ा करने के लिए कोई ना कोई रहे। कौन? तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए। इस कमेटी में तो हम लोग हैं, हम पूछते हैं। हाँ। हम ये कमेटी के बाहर भी लोगों को, जो MLAs हैं, MPs हैं, जो जिला परिषद मेंबर्स हैं, MLCs हैं, इनको पूछना चाहिए सवाल।